नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम एमए फाइनल के भारतीय राजनीति व्यवस्था, भारतीय शासन और राजनीति व्यवस्था विषय को अध्ययन कर रहे हैं और इसमें भारतीय राजनीति को किस तरीके से हम अध्ययन कर सकते हैं, कौन कौन से एंगल से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं, कौन कौन से दृष्टिकोण इसके अंतर्गत आते हैं, इस पर हम आज प्रकाश डालेंगे। और कल जो है पिछले व्याख्यान में भी हमने इस पर चर्चा की थी और उसमें जानने का प्रयास किया कि कौन कौन से दृष्टिकोण जो हैं वो भारतीय राजनीति व्यवस्था को समझने के लिए उपयोगी हैं, जिसमें कानूनी व्यवस्था जो प्रमुखतः संविधान का अध्ययन करना पर प्रकाश डाला था और इसके अलावा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमने समझने का प्रयास किया था। इसके साथ में ही हमने ये समझने का प्रयास किया कि विभिन्न जो संगठन हैं, अंग हैं, सरकार के अंग हैं, राज्य के अंग हैं और विभिन्न राजनीतिक संगठन हैं, उनके माध्यम से भी हम भारतीय राजनीति व्यवस्था का अध्ययन कर सकते हैं या उसको समझ सकते हैं, समझने का प्रयास कर सकते हैं। आगे चलते हैं। भारतीय राजनीति व्यवस्था को समझने के लिए कुछ विद्वानों ने इस पर भी प्रकाश डाला है कि ये जो दृष्टिकोण है, कानूनी है, ऐतिहासिक है और संस्थागत है, ये इतने ज़्यादा संपूर्ण नहीं है या पूरी तरीके से भारतीय राजनीति व्यवस्था का अध्ययन करने में पूरी तरीके से समझने में ज़्यादा उपयोगी नहीं हो पाते हैं। इसके लिए हमें जो वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है, आने वाले समय में जो निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के माध्यम से भी हम भारतीय राजनीति व्यवस्था का अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें क्योंकि विद्वानों को मानना है, जिसमें जो प्रमुख विद्वान हैं, रजनी कोठारी है, F.G. बेली है, रुडोल्फ है, भास्करन है, घनश्याम भट्ट है इत्यादि, घनश्याम शाह है इत्यादि, इन विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ही कर सकते हैं। समाज से राजनीति को अलग नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि समाज के अंतर्गत जितनी घटनाएं होती हैं उन घटनाओं का प्रभाव राजनीति पर भी पड़ता है। तो उन घटनाओं का जिस तरीके से समाजशास्त्र के द्वारा अध्ययन किया जाता है, जिन सिद्धांतों के माध्यम से उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जिन पद्धतियों का माध्यम से उनका अध्ययन किया जाता है, तो उनका सहयोग लेकर के राजनीति व्यवस्था का भी अध्ययन किया जाए। यानी कि जो सामाजिक घटना हैं, उन घटनाओं का प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था पर भी पड़ता है और इसलिए उन सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं या सामाजिक घटनाएं हैं, तथ्य हैं, उन के सहयोग से पूरी तरीके से हम राजनीति को समझ सकते हैं, क्योंकि समाज में जो व्यक्ति रहता है वो समाज से अलग या राजनीतिक व्यक्ति कोई अलग से नहीं होता है। समाज में रहने वाला व्यक्ति ही एक राजनीतिक व्यक्ति भी होता है। तो समाज के जो पृष्ठभूमि है, सामाजिक उसकी सोच है, सामाजिक संस्कृति है, रीति रिवाज हैं इत्यादि, उन सब चीज़ जो है मनुष्य के, मानव के व्यवहार को प्रभावित करती है, उसकी गतिविधियों को प्रभावित करती है। तो इसलिए सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हमें भारतीय राजनीति व्यवस्था को समझने का प्रयास करना चाहिए। और ये है कि कुछ जो सामाजिक जो घटनाएं हैं या सामाजिक जो रिवाज हैं, नीतियां हैं, वो राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। तो वहीं राजनीति भी अपने कानूनों के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से समाज को भी प्रभावित करने का कार्य करती है। तो इसलिए सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए, ऐसा इन विद्वानों का मानना है। किंतु इसमें जो एक प्रमुख आलोचना की जाती है वो ये है कि समाजशास्त्रीय जो दृष्टिकोण है उसमें जिन जिन पद्धतियों का उपयोग किया जाता है अध्ययन के लिए, वो पद्धतियाँ पश्चिमी विद्वानों के द्वारा दी हुई पद्धतियाँ हैं और वो पद्धतियाँ हैं, वो जो सिद्धांत हैं, वो पश्चिमी दुनिया की जो समाज है उसको समझने के लिए, वहाँ की राजनीति को समझने के लिए ज़्यादा उपयुक्त हैं। तो जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य भारत का है
उस भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य के लिए जो पद्धतियां हैं वो भारतीयता के अनुकूल होनी चाहिए, पश्चिमीकरण के आधार पर नहीं होनी चाहिए। और इसलिए ये जो सामाजिक जो दृष्टिकोण है ये अच्छा तो है, किंतु इसको कुछ सुधार करके, कुछ परिवर्तन करके भारतीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख करके ऐसे सिद्धांत और पद्धतियों का निर्माण किया जाए जिससे कि भारतीय राजनीति व्यवस्था और शासन व्यवस्था को अच्छी तरीके से समझा जा सके। तो ये कुछ असंगतियां इसके कारण पैदा हो जाती हैं पश्चिमी जो मॉडल हैं उनके आधार पर यदि जब हम अध्ययन करने लगते हैं तो सामाजिक दृष्टिकोण से भी राजनीति व्यवस्था का अध्ययन किया जा सकता है, ऐसा विद्वानों का मानना है। इसके अलावा एक और जो दृष्टिकोण है जिसके माध्यम से हम भारतीय राजनीति व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं वो है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। और व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है इसके अंतर्गत ये वैज्ञानिकता पर अधिक जोर देता है कि राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान जिस तरीके से अध्ययन किया जाता है, जिन तथ्यों के आधार पर अध्ययन किया जाता है, ऐसे तथ्यों को इकट्ठा करके और पूरी तरीके से वैज्ञानिक सिद्धांत बनाए जाएं, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाए और राजनीति व्यवस्था का उस आधार पर अध्ययन किया जाए। और व्यवहारिक दृष्टिकोण जो है ये जो राजनीति की जो मूल तत्व है, मूल जो इकाई है, जैसे व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह, तो व्यक्ति और जो समूह ये जो मूल जो उसका बेस है, तत्व है, उसको केंद्र बिंदु बना करके उसके व्यवहार का अध्ययन करने का प्रयास करता है। और जो छोटे स्तर पर जो अध्ययन किया है उसको बड़े स्तर पर भी लागू किया जा सकता है, ऐसा व्यवहारवादी दृष्टिकोण वाले विद्वानों का मानना है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण को पर जोर देने वाले जो प्रमुख विद्वान हैं सोमजी, सिरसीकर, एस.पी. वर्मा, इकबाल नारायण और आई अहमद, ये जो विद्वान हैं ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर अधिक जोर देते हैं कि राजनीति विज्ञान का, भारतीय राजनीति व्यवस्था का, भारतीय शासन व्यवस्था का सही तरीके से अध्ययन करने के लिए, समझने के लिए हमें व्यवहारवादी दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, जिससे कि उसको अधिक से अधिक मात्रा में समझा जा सके। परंतु इसमें ये कहते हैं कि व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है वो उसके अंतर्गत कोई निश्चित सिद्धांत नहीं बना पाए हैं, या मानव व्यवहार के बारे में निश्चित सिद्धांत बनाना एक तरीके से गलत होगा, क्योंकि मानव व्यवहार का हमेशा पुनरावृत्ति नहीं होती है, उनको सिद्धांतों में नहीं बांधा जा सकता है। तो इस आधार पर हम व्यवहारवाद की जो कमियां हैं उनके ऊपर ये विद्वान जो है ध्यान, उसके ऊपर विद्वानों के द्वारा कमियों को इंगित किया गया है। तो जैसे इसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था को समझने के लिए जो यहाँ का मतदान व्यवहार होता है, उस मतदान व्यवहार को इस व्यवहारवादी दृष्टिकोण के माध्यम से ही अध्ययन किया गया है। और उसके जो सटीक जो बहुत सारे जो निकल करके आए हैं, उनके जो निष्कर्ष निकल करके आते हैं वो काफ़ी वैज्ञानिक होते हैं और सटीक होते हैं और सही होते हैं। तो व्यवहारवाद के माध्यम से क्रमबद्ध और अनुभवजन्य अध्ययन पर जोर दिया जाता है। तो इस प्रकार से विद्वानों का मानना है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण का भी सहयोग लिया जाना चाहिए, ऐसा विद्वानों का मानना है। तो इसके अलावा जो एक और जो सिद्धांत है, उस दृष्टिकोण के आधार पर हम भारतीय राजनीति व्यवस्था का अध्ययन कर सकते हैं, और वो है राजनीतिक विकास का दृष्टिकोण। राजनीतिक विकास का दृष्टिकोण इसका मानना है कि राजनीति जो है वो निरंतर रूप से विकसित होती चली जा रही है, और नए नए मॉडल जिसको आधुनिकीकरण के रूप में भी जानते हैं, जिसको औद्योगिकीकरण के रूप में भी हम देख सकते हैं, उस एंगल से भी देख सकते हैं। इसके अलावा लोकतंत्र के दृष्टि से भी इसका देख सकते हैं। समाज में जो विभिन्न परिवर्तन हो रहे हैं उसके रूप में भी देख सकते हैं। और आर्थिक जो विकास हो रहा है
उस के प्रभाव के रूप में भी हम देख सकते हैं कि राजनीति व्यवस्था का अध्ययन इस आधार पर भी किया जाना चाहिए। ये राजनीतिक विकास का दृष्टिकोण ये कहता है, और इसको मानने वाले जो प्रमुख विद्वान हैं उनमें से इकबाल नारायण है, मॉरिस माइनर बीनर है, फड़िया है, रजनी कोठारी है, मॉरिस जॉन्स इत्यादि। ये जो विद्वान हैं ये इस मॉडल पर या इस दृष्टिकोण पर बल देते हैं। राजनीति व्यवस्था में निरंतर जो प्रतिस्पर्धा होती है, निरंतर जो शक्ति के जो प्रभाव देखने को मिलते हैं, नई जागृति लोगों के बीच में आ रही है, और जो पिछड़ा हुआ जो वर्ग था वो भी अब राजनीति में पार्टिसिपेट करने लग गया है, तो वो भी राजनीति को प्रभावित करने लग गया है। और अभी तक जो विकास हो रहा था भारतीय राजनीति का, भारतीय समाज का, तो उसमें शासन का अधिक ज़्यादा वो रहता था, प्रभाव रहता था, प्रशासकीय तौर पर उस पर प्रभाव रहता था। लेकिन अब राजनीतिक जागृति भी लोगों के बीच में आने लग गई है, तो जो आम जनता है वो भी राजनीति में पार्टिसिपेट करने लग गई है, समझने लग गई है, तो उसका भी भारतीय राजनीति व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से भारतीय राजनीति व्यवस्था को कई रूपों में हम अध्ययन कर सकते हैं, कई दृष्टिकोणों के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। आज इतना ही, बाकी का कल आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।